हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप यू आर डूइंग वंडरफुल एंड जिंदगी में मजा आ रहा है। सर सरकार क्या लिखा है उधर? जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। सर ये थीम और ये शपथ जिसने ली, सर सीए वो जल्दी से करेक्ट कर लेगा, माहौल बना देगा। एंड सर वी आर बिगिनिंग विद चैप्टर नंबर 12, टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स। दिल थाम के बैठेगा सर। सेक्शन नंबर 31, टैक्स इनवॉइस। सर का ध्यान दीजिएगा, इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स इनवॉइस कब इशू करना पड़ता है? सर वेर एवर ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स, तब ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स इनवॉइस इशू करना पड़ता है। एंड सर जहां पर ट्रांजेक्शन डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द गुड्स, तो वहां पर जब मैंने गुड्स कस्टमर को अवेलेबल करवाया उस दिन या उससे पहले मेरे को इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। और हाँ ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर कभी भी कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स है, कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स है, तो इनवॉइस कभी इशू करना है। भाई ये सारी बातें हम कर चुके हैं कहां? टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम पे। सरकार सर जहां पे भी कंट्री सप्लाई ऑफ गुड्स होता है वहां पर सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। सर एज पर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, या तो सप्लायर उसको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू करेगा रेसिपिएंट को, या फिर रेसिपिएंट पीरियडिकली पेमेंट इशू करेगा सप्लायर को। तो सर विच एवर इज अर्लियर, तब उतने अमाउंट का सर सप्लायर को इनवॉइस इशू करना पड़ता है। जितने अमाउंट का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू किया या फिर जितने अमाउंट का पेमेंट रेसिपिएंट ने सप्लायर को किया उस दिन उतने अमाउंट का इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। सर अगर कभी भी आपने गुड्स ऑन अप्रूवल बेस पे भेजा है तो ऐसे केस में ध्यान दीजिएगा, सर गुड्स जब डिलीवर करोगे, गुड्स जब रिमूव करोगे तब डिलीवरी चालान के थ्रू आप गुड्स डिलीवर करोगे। पर टैक्स इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड इधर विद इन द 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, और या फिर उसने अप्रूवल पहले दे दी, सप्लाई हो गया, विच एवर इज अर्लियर, आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ओके सर ध्यान दीजिएगा, इन केस ऑफ सर्विसेज, इन केस ऑफ सर्विसेज इनवॉइस कब इशू करना पड़ता है? ऑन और बिफोर। सर ध्यान दीजिएगा, अरे भाई इन्वेस्टिगेशन 30 दिन का वक्त मिलता है। सर जिस दिन सर्विसेज प्रोवाइड की, जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई उसके 30 दिन के अंदर अंदर इन्वॉइस इशू करना पड़ेगा। पर इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी के केस में 45 डेज का टाइम दिया टू इशू द इनवॉइस। पर हाँ अगर कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस हो, क्या हो मालिक? कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस अगर होता है तो ऐसे केस में इनवॉइस के लिए 30 दिन का वक्त नहीं मिलता है बच्चा। पर हाँ सर यहाँ बोला क्या, 3 केसेस बोले, अगर किसी इवेंट के होने पर रेसिपिएंट पर लायबिलिटी फॉर मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर, तो उस इवेंट के जिस दिन हुआ है उस दिन या उससे पहले इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। और हाँ सर जितने अमाउंट का पेमेंट की लायबिलिटी उतने अमाउंट का इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ये मान लेंगे उतने अमाउंट की सर्विस क्या होगी? कंप्लीट। सर अगर मान लो कोई इवेंट ऐसा फिक्स नहीं पर पेमेंट का ड्यू डेट फिक्स है, तो उस दिन या उससे पहले इनवॉइस इशू होना चाहिए उतने अमाउंट का जितना पेमेंट ड्यू होने वाला है। या फिर ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है तो जब रेसिपिएंट सप्लायर को पे करेगा उतने अमाउंट का इनवॉइस इशू करना पड़ेगा सप्लायर को रेसिपिएंट को उस दिन या उससे पहले। क्लियर? डन। सर इन केस ऑफ सर्विसेज ध्यान दीजिएगा, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी को बोल दिया है कि अगर आप अपने ही डिस्टिंक्ट पर्सन को सर्विसेज दे रहे हो हैविंग द सेम पेन नंबर, तो ऐसे केस में आप चाहे तो जब सर्विसेज प्रोवाइड करें तब, या फिर क्वार्टर, जिस क्वार्टर में आपने सर्विसेज दी वो क्वार्टर खत्म होने से पहले आप इनवॉइस इशू कर देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने डिस्टिंक्ट पर्सन को सर्विसेज दी है तो। क्लियर? अच्छा ध्यान दीजिएगा बेटा, सर्विसेज के केस में अगर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट पहले ही टर्मिनेट हो गया तो जितने अमाउंट की सर्विसेज कंप्लीट हो चुकी है, सर जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ है उस दिन उतने अमाउंट का सर्विसेज का इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। क्लियर? डन। सर अब गुड्स हो या सर्विसेज हो, गुड्स हो या सर्विसेज हो, सर अगर टैक्सेबल गुड्स या टैक्सेबल सर्विस होता है तो ऐसे केस में टैक्स इनवॉइस इशू होता है। पर अगर एग्जाम गुड्स या एग्जाम सर्विसेज है तो बिल ऑफ सप्लाई इशू होगा। प्लस अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है तो अगेन टैक्स इनवॉइस आप इशू नहीं कर सकते, यू विल इशू अ बिल ऑफ सप्लाई। प्लस अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई इज बिलो ₹200, बिलो ₹200, इफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस जो आपने सप्लाई करी वो बिलो ₹200 है, तो सर सप्लायर चाहे तो उस पर्टिकुलर सप्लाई के लिए अलग से इनवॉइस इशू ना करे। पर अगर कस्टमर डिमांड करता तो आपको इनवॉइस देना ही पड़ेगा। प्लस कस्टमर अनरजिस्टर्ड होना चाहिए बेटा। कस्टमर अगर रजिस्टर्ड है तो आपको बिल देना ही देना है, और कस्टमर रजिस्टर्ड हो ना हो उसने अगर बिल मांग लिया तो आपको देना ही पड़ेगा, वैल्यू अगर लेस देन 200 है तो। क्लियर? डन। सरकार अगर कभी भी आपको कुछ भी गुड्स या सर्विस आपने सप्लाई करी उसके लिए आपको एडवांस पेमेंट अगर आता है तो आपको रिसीट वाउचर इशू करना पड़ेगा। क्लियर? अगर मान लो उस एडवांस में से आपको कुछ रिफंड देना पड़ रहा है तो यू हैव टू इशू अ रिफंड वाउचर। ध्यान देना बेटा, सर्विसेज के केस में एडवांस पे टैक्स लगता है। रिफंड वाउचर अगर आप इशू करते हो तो उतना प्रोपोर्शनेट आपको जीएसटी जो आपने सर सप्लायर को जो पे किया था, सॉरी सर सप्लायर ने गवर्नमेंट को जो जीएसटी पे किया था एडवांस रिसीव होने पर, जितना वो रिफंड देता है कस्टमर को, रिफंड वाउचर जितना इशू करेगा उतना प्रोपोर्शनेट उसको जीएसटी का एडजस्टमेंट मिल जाएगा। जीएसटी की लायबिलिटी उसकी उस महीने की उतनी कम हो जाएगी, या वही कैन ऑल्सो क्लेम द रिफंड फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ओके सर मान लो मैं सप्लायर हूं, आप रेसिपिएंट है, एंड मैंने आपको ऐसा कोई सप्लाई किया जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल है, और अगर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं तो जो टैक्स इनवॉइस है वो रेसिपिएंट को खुद पे इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। प्लस सर ध्यान दीजिएगा, जहां पे भी रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं हो, रिवर्स चार्ज, जहां पे भी सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं हो, रेसिपिएंट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लायबल है, तो ऐसे केस में जब रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करेगा तो पेमेंट वाउचर भी इशू करना पड़ता है सप्लायर को। सर समझे मेरी बात? डन। सर नेक्स्ट आता है क्या,
सरकार ये सब हमने बात कर ली। अब आता है क्या इनवॉइस कितने टाइम में कितनी कॉपी में इशू करना पड़ता है। इन केस ऑफ गुड्स इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड इन ट्रिप्लिकेट कॉपी, ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, ट्रिप्लिकेट फॉर असेसी हिमसेल्फ। इन केस ऑफ सर्विसेज ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट एंड डुप्लीकेट फॉर सप्लायर। ओके सर, अगर आप कोई गुड्स या सर्विस एक्सपोर्ट करते हो तो वहां दो चॉइस होती है, या तो आईजीएसटी पे करो या विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी अंडर द कवर ऑफ बॉन्ड या एलयूडी आप सप्लाई कर सकते हो गुड्स या सर्विसेज। तो ऐसे केस में इनवॉइस पे लिखना पड़ेगा आपने कौन सा चॉइस लिया है। सर इनवॉइस पे मेंशन करना पड़ेगा गुड्स एक्सपोर्टेड अंडर गुड्स या सर्विस एक्सपोर्टेड ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, या फिर गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी ऑन अंडर द कवर ऑफ बॉन्ड या एलयूडी। ओके सर, रिवाइज टैक्स इनवॉइस क्या होता है भाइयों। सर अगर कभी भी आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, सर मान लो आप 14 फेब को लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुए, विद इन 1 मंथ, वन मंथ यू कैन विद इन 30 डेज यू कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। अब सर आपने विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, मान लो 1 मार्च को आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, 5 मार्च को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिल गया। अब 14 फेब से लेकर 5 मार्च तक जो भी आपने सप्लाई किया है उन सब पे आपने नॉर्मल बिल दिया होगा क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था। क्लियर। अब उन सब के रेस्पेक्ट में विद इन 1 मंथ जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है उसके 1 महीने के अंदर आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो कस्टमर को, जिस पे आप टैक्स लिखोगे उस टैक्स का क्रेडिट कस्टमर को मिल सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिवाइज टैक्स इनवॉइस। क्लियर सर। और 1 महीने के अंदर इशू करना पड़ता है, जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला वहां से 1 महीने के अंदर रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ये दे रखे कंटेंट ऑफ द इनवॉइसेस और वाउचर्स। सर ये इनवॉइस आपको क्या क्या लिखना है वो सब पूरा कंप्लीट चार्ट बना के बता रखा है कि इनवॉइस आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा। सर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर इंटर स्टेट सप्लाई क्या है बेटा, इंटर स्टेट सप्लाई है तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई लिखना कंपलसरी है। ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जिसके बारे में सर्कुलर भी इशू हुआ, इंस्ट्रक्शन भी इशू हुआ, पर लोग इसको कई बार फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली बोला है साहब प्लेस ऑफ सप्लाई लिखना कंपलसरी, क्योंकि रेसिपिएंट जिस स्टेट में होगा या प्लेस ऑफ सप्लाई जो स्टेट होगा, साहब प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा स्टेट है उसके अकॉर्डिंग उस स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है साहब, इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। सर आइए एचएसएन कोड का रिक्वायरमेंट क्या लिखा है। अगर आपका प्रेसिडिंग फाइनेंशियल में एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ था तो आपको केवल 4 डिजिट एचएसएन कोड लिखना है, पर अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर वाज मोर देन ₹5 करोड़ तो आपको 6 डिजिट एचएसएन कोड लिखना पड़ेगा। पर एक सर एक एग्जामिनेशन दे रखा, अच्छा सेम प्रोविजन अप्लाई फॉर बिल ऑफ सप्लाई आल्सो सेम एचएसएन कोड के लिए। अच्छा अगर आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में अप टू 5 करोड़ था और आपके कस्टमर कौन है, अनरजिस्टर्ड है, तो सर आप चाहे तो ये 4 डिजिट एचएसएन कोड है वो भी नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ऐसा लिखा है बेटा, ऐसा फैसिलिटी दे रखा है क्योंकि आपके कस्टमर एंड कंज्यूमर है साहब, वहां पर आपको उसको एचएसएन कोड नहीं भी लिखा चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आगे वापस रीसेल करने वाला नहीं है। सरकार इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, अगर मान लो मेरी कोई दुकान है जहां पे मैं सर कुछ टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विसेज, कुछ एग्जाम गुड्स एग्जाम सर्विस बेचता हूं सर, और मेरे कस्टमर अगर अनरजिस्टर्ड है तो ऐसे केस में मैं चाहूं तो सिंगल इनवॉइस इशू कर सकता हूं जिसका नाम होगा क्या, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। अलग अलग इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई इशू करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ध्यान दीजिएगा बेटा, सर सरकार एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कभी भी आपने मुझे एडवांस दिया आई विल गिव यू रिसीट वाउचर। अब रिसीट वाउचर दिया मैंने, सर्विसेज के केस की बात करूं मैं आपसे, अगर सर्विसेज के केस में आपने मुझे एडवांस दिया तो एडवांस में मुझे जीएसटी पे करना पड़ता है। पर सर मान लो मैं मल्टीपल सर्विसेज देता हूं और आपने जब मेरे को एडवांस देता हो ये डिफाइन नहीं कि कौन सी सर्विस आप मेरे से लेने वाले हो, और मान लो मेरी अलग अलग सप्लाईज पे अलग अलग रेट ऑफ टैक्स है, तो एट द टाइम ऑफ गिविंग मी द रिसीट, जब मुझे टैक्स पे करना होगा रिसीट वाउचर के थ्रू, तो सर मैं किस रेट से टैक्स पे करूंगा, क्योंकि ये डिफाइन नहीं है कि किस रेट से कौन सी रेट वाला सर्विसेज आप मेरे से लेने वाले हो। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 8% 18% टैक्स पे कर दो, भारत माता की जय कर दो। अच्छा मैं आपको इंट्रास्टेट सप्लाई भी कर सकता हूं, इंटरस्टेट भी कर सकता हूं, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। क्लियर। तो आज जब आप मेरे को एडवांस दे रहे हो तो मैं क्या मानू, सप्लाई को एक तरह से इंटरस्टेट मानते हुए आईजीएसटी पे कर दो, बाद में एडजस्टमेंट कर लेंगे साहब। क्लियर। अब आ रहा है क्या सरकार कुछ स्पेशल केसेस, सर इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी को बोल दिया क्या आप चाहे तो हर ट्रांजेक्शन वाइज इनवॉइस ना इशू करे, आप कंसोलिडेटेड मंथली एक सिंगल बिल दे देंगे तो भी, सिंगल बिल इनवॉइस या एनी अदर स्टेटमेंट भी इशू कर दिया बाय एनी अदर नेम कोड तो भी चल जाएगा साहब, हमें कोई दिक्कत नहीं उसमें। सर सीरियल नंबर ऑफ द इनवॉइस नहीं चल जाएगा, एड्रेस ऑफ द रेसिडेंट नहीं चल जाएगा, बाकी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। भारत माता की जय। सर अच्छा डिजिटल साइन हो सकता है, सिग्नेचर कंप्यूटराइज हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। सर देना आता है क्या जीटीए, जीटी के लिए बोल दिया क्या सर इसको नॉर्मल जो बिल इशू करना हो वो तो करना ही करना होता, प्लस एक कंसाइन नोट भी इशू करना पड़ता है, इसलिए कंसाइन नोट में या फिर इनवॉइस में ये सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंसाइनमेंट भी होनी चाहिए। देन सर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस के केस में सीरियल नंबर, भाई टिकट जो होता है टिकट उसी को बिल मानते हैं, जैसे फ्लाइट का टिकट है टिकट को ही इनवॉइस मान लेंगे, अलग से इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है, उसमें एड्रेस ऑफ द रेसिडेंट नहीं हुआ चल जाएगा, सीरियल नंबर ऑफ द रेसिडेंट नहीं हुआ चल जाएगा, बाकी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सर। एंड सर ध्यान दीजिएगा बेटा, इन केस ऑफ सर मूवी थिएटर्स बेटा, सर एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन, इसमें रेसिपिएंट का डिटेल नहीं हुआ चल जाएगा, बाकी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। और हाँ इसमें जो टिकट इशू किया है उसी को मान लेंगे क्या सर टैक्स इनवॉइस। क्लियर डन, अलग से आपको इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। आइए डिलीवरी चलान, जहां पर भी मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व हो रहा है, पर सर अदर देन सप्लाई है, फॉर एग्जांपल आप सर गुड्स ऑन अप्रूवल बेस पे ले जा रहे हो, या आप जॉब वर्क के गुड्स भेज रहे हो, या रिपेयरिंग के लिए गुड्स भेज रहे हो, या आपने कोई भी
गुड्स जब रिमूव किया तब ये नहीं पता वो सप्लाई होगा कि नहीं होगा, क्वांटिटी इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ रिमूवल। सर या गैस पाइपलाइन के थ्रू आप सप्लाई कर रहे हो तो ऐसे केसेस में आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेंगे, चल जाएगा, पर डिलीवरी चालान इशू करना पड़ेगा। और डिलीवरी चालान में कंटेंट सारे वो के वो होने चाहिए जो टैक्स इनवॉइस में लिखे होते हैं। बस डिलीवरी चालान इशू करने पे टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती है। अगेन वही 3 कॉपी में डिलीवरी चालान इशू होता है, ओरिजिनल फॉर कंसाइनी, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर और ट्रिप्लीकेट फॉर कंसाइनर हिमसेल्फ। एंड सर अगर कभी भी गुड्स सीकेडी और एसकेडी कंडीशन में आप रिमूव करते हो तो ऐसे केस में क्या करने का, भारत माता की जय करने का क्या सर? सर यहाँ बोल दिया क्या, अगर कभी भी गुड्स कंप्लीट नॉकडाउन या सेमी नॉकडाउन कंडीशन में गुड्स रिमूव होती है या कभी भी बैचेस या लॉट्स में गुड्स अगर रिमूव होता है तो ध्यान दीजिएगा बेटा, जब फर्स्ट लॉट या फर्स्ट बैच रिमूव हो रहा है या फर्स्ट पार्ट जब रिमूव हो रहा है तब पूरी वैल्यू ऑफ गुड्स के लिए आपको टैक्स इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा, पर कस्टमर को आप वो टैक्स इनवॉइस नहीं देंगे। अभी जब लास्ट लोड जाएगा तब आप टैक्स इनवॉइस भेजेंगे उसको, तब तक आप फोटोकॉपी ऑफ द टैक्स इनवॉइस प्लस एवरी पार्ट जब जा रहा है, एवरी लोड जब जा रहा है उसका डिलीवरी चालान देंगे। सर पता है क्या हो गया, फर्स्ट लोड के टाइम पे टैक्स की लायबिलिटी आ गई क्योंकि टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ गया, पर रेसिपिएंट को जब लास्ट लोड रिसीव होगा तभी आईटीसी मिलेगा। भारत माता की जय। ध्यान रखिएगा बेटा, लायबिलिटी के केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला है, विच एवर इज अर्लियर, आन दो सर, टैक्स पहले आन दो, क्रेडिट देते वक्त विच एवर इज लेटर, टैक्स का क्रेडिट हम लास्ट में देंगे साहब। फिर अब कुछ सर्कुलर की बात कर लेते हैं हम। सर मान लो सर मैं कोई गुड्स बेचता हूं साहब, कैसे सर मैंने एग्जांपल दिया लेक्चर्स के अंदर आपको, सर गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, मान लो मैं ज्वेलरी बेचता हूं, मान लो मैं कपड़े बेचता हूं, सर मैं होलसेलर हूं, मैं अपनी कार के अंदर बहुत सारी गुड्स रखता हूं और सर पास के गांव में जाता हूं, वहां उसको गुड्स बताता हूं, सर उसको जो पसंद आएंगे वो रखेगा, फिर नेक्स्ट दुकान पे जाऊंगा, फिर नेक्स्ट पे जाऊंगा, ऐसे 2-3 गांव घूम घूम के 3-4 दिन में मैं आता हूं। सर ऐसे केस में जब मैं अपनी गुड्स सर अपनी कार से, अपने ऑफिस से, अपनी फैक्ट्री से सब रिमूव कर रहा हूं, उस टाइम पे सर गुड्स ऑन अप्रूवल बेस पे ले जा रहा हूं, बस सर मेरे को नहीं पता कितना सेल होगा कितना नहीं होगा। मान लो मैं अपनी जो कार है या मेरी जो व्हीकल है उसके अंदर सर 1000 शर्ट लेके जा रहा हूं सर, हाँ है ना भाई, तो जब मैं रिमूव कर रहा हूं तब मैं क्या करूंगा सर, टैक्स इनवॉइस तो मैं इशू नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को पता ही नहीं सप्लाई होगा कि नहीं होगा, सेल ऑन अप्रूवल बेस पे, पर सर मैं डिलीवरी चालान इशू करूंगा 1000 शर्ट का, प्लस साथ में मैं बिल बुक साथ में लेके जाऊंगा, इनवॉइस बुक साथ में लेके जाऊंगा। जैसे ही किसी कस्टमर के यहाँ उसको मैंने गुड्स देगा, उसमें उसने मान लो 100 शर्ट पसंद कर लिए, 100 शर्ट उसने परचेस कर लिए, उसी टाइम में 100 शर्ट का क्या करूंगा, टैक्स इनवॉइस इशू कर दूंगा। अगली जगह जाऊंगा वहां पे उसने मान लो 50 शर्ट परचेस किए, 50 का टैक्स इनवॉइस बनाऊंगा। नेक्स्ट क्या गया उसके मान लो 300 शर्ट पसंद आ गया, 300 शर्ट का मैं टैक्स इनवॉइस बनाऊंगा। और सर मान लो रिटर्न हो रहा हूं मैं, तो सर ऐसे केस में अगर डिपार्टमेंट ने जीएसटी डिपार्टमेंट ने सर गाड़ी चेक करना चाहे चेक कर सकता है। 1000 का मेरे पास डिलीवरी चालान था और सर बाकी के मेरे पास क्या था, टैक्स इनवॉइस थे, तो बचे हुए गुड्स जो होंगे सर वो उसको मिल जाएंगे डिलीवरी चालान के अंदर लिखे हुए। सर भारत माता की जय, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। और हाँ एक बात और, इसमें मान लो आप जब गुड्स ऑन अप्रूवल बेस पे ले जा रहे थे तब मान लो अपने स्टेट में अगर आपने गुड्स बेचा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाएगा, पर मान लो सर मैं बेचते बेचते पास वाले स्टेट में चला गया तो सर जो गुड्स मैंने बेचा है वो किसी और स्टेट में अगर बेचा है तो ऐसे केस में मैं इंटरस्टेट सप्लाई हो गया, क्योंकि मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट्स एट सम अदर स्टेट, तो प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरा स्टेट हो गया, वहां पे मैं आईजीएसटी लगाऊंगा, वो इंटरस्टेट सप्लाई कहलाएगा बेटा, क्लियर। सेम सर्कुलर सर एक आर्टिस्ट के लिए दे रखा है, मान लो मैं पेंटिंग बनाता हूं सर, अरे घोड़ा घास खा रहा है सर, ऐसी पेंटिंग बनाई देख के दिमाग खराब सर, अब पेंटिंग में बनाता हूं सर, आर्टिस्ट हूं। अब सर जो आर्ट गैलरी वाले एग्जीबिशन करते हैं सर वो मेरे से कांटेक्ट करते हैं, ये मंगल जी आपके हाथ की बनाई हुई जो पेंटिंग से 100 पेंटिंग हमारे को हमारे एग्जीबिशन में एग्जिबिट करनी है, आप प्लीज हमारे को भेज दीजिए। अब सर मैं जब भेजूंगा तो वो सेल तो हुआ नहीं सब, वो तो एग्जिबिट करेंगे वहां पे, जब कस्टमर आएंगे पसंद आएगा तो सर हर किसी को हमारी पेंटिंग तो पसंद आएगी सर, बहुत ही शानदार नायाब होती है सर। तो ऐसे केस में जब मैं गुड्स रिमूव करूंगा तब अंडर द कवर ऑफ डिलीवरी चालान इशू करूंगा। और सेम इस सर्कुलर के अंदर भी रेफरेंस दिया इसी सर्कुलर का कि जो हमने यहाँ पढ़ा वो यहाँ पे भी अप्लाई होगा, डिलीवरी चालान के थ्रू भेज देना, वहां पे जब पेंटिंग बिकेगी तब टैक्स इनवॉइस इशू कर देना, वापस गुड्स लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरे स्टेट में अगर सेल हुआ तो वो आईजीएसटी लगाएगा, सेम स्टेट में सेल हुआ तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएगा। भारत माता की जय। सरकार क्लेरिफिकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स सेंट और टेकन आउट ऑफ इंडिया फॉर एग्जीबिशन और ऑन कंसर्न बेसिस फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए अगर मैं गुड्स आउट ऑफ इंडिया ले रहा हूँ किसी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए या कंसाइनमेंट बेस पर, तो अल्टीमेटली मैं गुड्स ऑन अप्रूवल बेस पे ले जा रहा हूं बेटा। हमने बात कर रखी है अगर कभी भी गुड्स ऑन अप्रूवल बेस पे ले गए हो तो सर एट द टाइम ऑफ रिमूवल डिलीवरी चालान इशू करेंगे। सेकंड थिंग 6 महीने के अंदर या तो वो सेल हो जाए या 6 मंथ फ्रॉम द रिमूवल व्हिचएवर इज अर्लियर, सर उस दिन मान लेंगे कि सप्लाई हो गया, उस दिन टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, वही फंडा यहाँ पे लगाया। सबसे पहली बात सर अगर आप आउट ऑफ इंडिया गुड्स ले रहे हो ऑन कंसाइनमेंट बेसिस या गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस तो सर ऐसे केस में आपको टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि सप्लाई नहीं है, डिलीवरी चालान के थ्रू गुड्स ले जाओगे। एट द सेम टाइम सिंस वो सप्लाई नहीं है इसलिए वो जीरो रेटेड सप्लाई भी नहीं है, आपको बॉन्ड या एलयूडी साइन करने की जरूरत भी नहीं है, आप गुड्स आउट ऑफ इंडिया ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर सर अंडर द कवर ऑफ डिलीवरी चालान प्लस एक प्रिस्क्राइब फॉर्म दे रखा है सर्कुलर के अंदर, फॉर्म भर के आपको सर उस फॉर्म के फॉर्मेट में आपको स्टॉक का डिटेल मेंटेन रखना पड़ेगा। प्लस अगर गुड्स वहां पर सेल हो गई है तो आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अब सर
वहां पर आपने बोर्ड एलयूटी साइन नहीं किया तो भी चल जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं, आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और सर फिर भी उसमें काम वाले इनपुट सर्विस का क्रेडिट आपको मिलता है। इनपुट सर्विस का क्रेडिट अगर काम आता है तो ठीक है, नहीं काम आता यू कैन ऑल्सो क्लेम द रिफंड अंडर रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 4। क्लियर। प्लस ध्यान दीजिएगा बेटा, या बोल दिया क्या, अगर वो विद इन 6 मंथ ना तो वो सेल हुआ ना वो गुड्स वापस आया तो ऐसे केस में आपको उस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा, सिंस वो एक्सपोर्ट नहीं हो तो रिफंड की बात नहीं आएगी। सेकंड थिंग सर यहाँ बोल दिया क्या, अगर वो गुड्स 6 महीने में सेल नहीं हो तो या तो उनको वापस से मंगा लीजिए सर अंडर द कवर ऑफ डिलीवरी चलान, नहीं तो हम सेल मानते हुए टैक्स ले लेंगे आपसे, उसका रिफंड भी नहीं देंगे। प्लस सर यह ध्यान रखना सर रूल नंबर 96 का रिफंड नहीं मिलता। रूल नंबर 96 मतलब सर उस गुड्स पे अगर आपने आईजीएसटी पे किया तो उसका रिफंड हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, ऐसा इस सर्कुलर ने बोला है। आइए बच्चों, सर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईएसडी रूल नंबर 54 सब रूल नंबर 1। सर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करना होगा, जब भी वो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा तब उसको आईएसडी इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। आईएसडी इनवॉइस वो इशू करेगा, उसमें क्या क्या लिखेगा, नेम एड्रेस जीएसटी नंबर ऑफ द आईएसडी, फिर सर कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर जो मैक्सिमम 16 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर होगा सर, देन डेट ऑफ इश्यू, नेम एड्रेस एंड जीएसटी नंबर ऑफ द रेसिपिएंट टू हुम क्रेडिट इज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, अपना वो दूसरा यूनिट जिसको हम क्रेडिट दे रहे हैं, कितना अमाउंट हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द आईएसडी और हिज ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। क्लियर। एक रूल नंबर 54 सब रूल नंबर 1 ए लेके बोला है सर, अगर मान लो मेरी एक फैक्ट्री महाराष्ट्र में है और मेरा एक आईएसडी भी महाराष्ट्र में है, आईएसडी का हमेशा नंबर अलग होता है बेटा, सेपरेट नंबर लेना पड़ता है। अब आपने मेरे को इनपुट सर्विस का बिल लिखा, मेरी 4 फैक्ट्री और है, एक राजस्थान में, एक मध्य प्रदेश में, एक दिल्ली में, गुजरात में। अब सर कॉमन सर्विस थी, आपको बिल लिखना था आईएसडी के नाम पे, पर गलती से आपने बिल लिख दिया किसके नाम पर, मुंबई की जो दूसरी ब्रांच थी उसके नाम पे बेटा। अगर सेम स्टेट में आईएसडी है और सेम स्टेट में दूसरी यूनिट है जिसके नाम पे आपने बिल लिख दिया, अब वो क्रेडिट सारा का सारा क्रेडिट वो यूनिट ले नहीं सकती है, एट द सेम टाइम वो यूनिट डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकती, इसलिए रूल नंबर 54 सब रूल नंबर 1 ए आया। तो रूल नंबर 54 सब रूल नंबर 1 ए कहता है क्या, वो यूनिट जो सेम स्टेट में है वो अपने सेम स्टेट वाली आईएसडी यूनिट को सेम इनवॉइस जो उसको परचेज बिल पे लिख के आया वो सेम इनवॉइस लिख देगी आईएसडी को, तो सारा क्रेडिट चला जाएगा कहां से, उस मुंबई यूनिट से आईएसडी के पास, और फिर आईएसडी क्या कर सकती है, उसको सारी यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है एज पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्लियर, डन। सरकार आइए क्रेडिट नोट और डेबिट नोट सेक्शन में 34। सर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की बात कब आएगी, पहले बात करता हूं किसकी, डेबिट नोट की बात करता हूं। सर अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई या टैक्स जो आपने बिल में चार्ज किया है वो अगर सर आपने लोअर चार्ज कर दिया और बाद में किसी वजह से मान लो वैल्यू इंक्रीज हो गई या टैक्स इंक्रीज हो गया, तो ऐसे केस में डिफरेंस अमाउंट के लिए आप जो डॉक्यूमेंट इशू करेंगे उसको बोलते हैं क्या, डेबिट नोट। एंड वो डेबिट नोट के बेस पे आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी। क्लियर। और उस डेबिट नोट के बेस पे रेसिपिएंट भी आईटीसी ले सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा। सर अब अगर वो एलिजिबल है आईटीसी के लिए तो। सेकंड थिंग सर क्रेडिट नोट कब इशू करना होता है, सर जब टैक्सेबल वैल्यू आपने जो बिल में चार्ज करी सर वो हायर चार्ज कर ली, बाद में किसी प्राइस से किसी वजह से वैल्यू कम हो गया, या गुड्स और सर्विस और फाउंड टू बी डेफिशिएंट, या नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन, या गुड्स रिटर्न कर दी रेसिपिएंट ने, या फिर जो आपने टैक्स चार्ज किया था वो हायर चार्ज कर लिया, तो सर रिड्यूस अमाउंट के लिए आप क्या करेंगे, क्रेडिट नोट इशू करेंगे। क्रेडिट नोट जो इशू करना होता है उसकी वजह से सप्लायर की लायबिलिटी कम होती है, पर कंडीशन क्या, रेसिपिएंट ने उतना प्रोपोर्शनल आईटीसी रिवर्स कर दिया होना चाहिए। बस ध्यान देना, क्रेडिट नोट इशू करने का एक टाइम लिमिट दे रखा है कि जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड वो सप्लाई था वो फाइनेंशियल खत्म होने के बाद जो सितंबर मंथ आएगा वो सितंबर मंथ का जो आप रिटर्न फाइल करेंगे, सर वो रिटर्न फाइल जब आपने किया सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल किया या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर, सरकार सर सितंबर मंथ, सरकार वो सितंबर मंथ का जब रिटर्न फाइल करेंगे उस मैक्सिमम उस मंथ के रिटर्न तक आप उस क्रेडिट नोट को डिस्क्लोज कर सकते हो, या फिर एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर, उसके बाद आप क्रेडिट नोट इशू नहीं कर पाएंगे। क्लियर। आइए बच्चों, सर एक जो सर्कुलर इशू हुआ था रिगार्डिंग टाइम एक्सपायर्ड ड्रग्स और मेडिसिन, उसको मैंने कंक्लूजन लिया दिया हुआ है। अगर आप कभी भी दवाई बना के बेचते हो तब ऐसे केस में जब दवाई बना के बेची मैंने होलसेल मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से फिर एंड कंज्यूमर पर, मान लो सर दवाई की लाइफ एक्सपायर हो गई, अब जब एज पर सर जो दवाई के लिए एक्ट बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये कहा हुआ है कि सर वो दवाई जो एक्सपायर हो चुकी है वो रिटेलर्स रिटर्न कर सकते हैं और उस मैन्युफैक्चरर को दवाई एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और एक्सेप्ट करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय करेगा अप टू द लेवल ऑफ नो रिकवरी। तो ऐसे केस में क्रेडिट नोट का सिस्टम क्या होगा, क्या सिस्टम चलेगा सर? सर सबसे पहली बात जब भी दवाई रिटर्न होगी तब सर 2 ऑप्शन है सर, या तो जो रिटर्न कर रहा दवाई वो क्या करेगा, ये मान ले सर 2 चीज, मान लो रिटेलर से आ रही है कहां पर, होलसेलर, होलसेलर से आ रही है कहां, डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से आ रही है कहां पर, मैन्युफैक्चरर के पास। तो ऐसे केस में रिटेलर जब गुड्स रिटर्न करेगा कहां पर, होलसेलर के पास, तब ऐसे केस में वो डिलीवरी चलेंगे तो गुड्स तो भेजेगा, पर सर जो होलसेलर है वो क्रेडिट नोट इशू करेगा किस पर, रिटेलर पर। सेम वे जब दवाई आएगी होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट नोट इशू करेगा किसको,
सर हमारे होलसेलर को, और सेम वे मैन्युफैक्चरर क्रेडिट नोट इशू करेगा किसको? सर डिस्ट्रीब्यूटर को। जितना क्रेडिट नोट इशू किया उससे लायबिलिटी तो सप्लायर की कम हो जाएगी, पर कंडीशन क्या है? रेसिपिएंट ने उतना क्रेडिट रिवर्स किया होना चाहिए। क्लियर? पर अभी अभी हमने पढ़ा क्रेडिट नोट इशू करने का एक टाइम लिमिट है सर, सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर, उससे पहले पहले क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो, उसके बाद क्रेडिट नोट इशू नहीं कर पाओगे। अब दवाई का लाइफ मान लो 5 साल है, 5 साल बाद दवाई आ रही है साहब, तो ये टाइम लिमिट तो निकल चुका। तो वहां गवर्नमेंट बोला अगर ये टाइम लिमिट निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं सर। जब रिटेलर गुड्स रिटर्न कर रहा है किसको? होलसेलर को, होलसेलर भेज रहा है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर भेज रहा है किसको? मैन्युफैक्चरर को। तो ऐसे केस में मान लो कि उस रेस्पेक्टिव पर्सन ने सामने वाली पार्टी को गुड्स बेचा है, तो सर जब रिटेलर गुड्स रिटर्न करेगा होलसेलर को, तो ये मान लेना उसने सेल किया है, टैक्स इनवॉइस इशू कर दे, और जो परचेज पे टैक्स पे किया था उतना उतना उस टैक्स इनवॉइस पे टैक्स लगाकर होलसेलर को दे दे। होलसेलर उसका क्रेडिट ले लेगा, होलसेलर फिर उसको दे देगा किसको? डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर दे देगा किसको? मैन्युफैक्चरर को। अल्टीमेटली मान लेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर से गुड्स खरीद लिया किसने? मैन्युफैक्चरर ने। क्लियर? अब बात आती है क्या सर, गुड्स तो आ गई मैन्युफैक्चरर के पास, अब वो दवाई को डिस्ट्रॉय करेगा। अब ध्यान देना, अगर दवाई को डिस्ट्रॉय करेगा तो आपको पता है क्या? सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 5 क्लॉज नंबर H, गुड्स लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड, स्टोलन, सर उनके रेस्पेक्ट में कोई आईटीसी नहीं मिलता। अब सर जब गुड्स टैक्स इनवॉइस के थ्रू रिटर्न हुई थी किसके पास? मैन्युफैक्चरर के पास, तो सर डिस्ट्रीब्यूटर का जो सेल इनवॉइस होगा वो उसके लिए हो गया। परचेज इनवॉइस मैन्युफैक्चरर के लिए, तो सर उस पर जो भी जीएसटी लगा हुआ उसका 1 रुपए का भी आईटीसी इस मैन्युफैक्चरर को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने अल्टीमेटली दवाई क्या कर दी? डिस्ट्रॉय कर दी। सेकंड केस, अगर वो फर्स्ट वाले केस में जब क्रेडिट नोट के थ्रू दवाई आई थी किसके पास? मैन्युफैक्चरर के पास, तो डिस्ट्रीब्यूटर से जब दवाई आई थी मैन्युफैक्चरर के पास, सर उस दवाई के रेस्पेक्ट में उस मैन्युफैक्चरर ने क्रेडिट नोट इश्यू किया था डिस्ट्रीब्यूटर को, तो सर ऐसे केस में गुड्स रिटर्न तो हो गई, अब क्रेडिट नोट के बेस पे लायबिलिटी कम हो गई सरकार। अब सवाल आता है क्या? अब उन दवाई को वो डिस्ट्रॉय करेगा, तो उन दवाई में काम आने वाले इनपुट और इनपुट सर्विस का क्रेडिट क्या होगा? प्रोपोर्शनेट रिवर्स होगा उस दवाई की पूरी वैल्यू पे। सर क्रेडिट रिवर्स करने की जरूरत नहीं, जो अगर आप टैक्स इनवॉइस के थ्रू अगर गुड्स रिटर्न होती तो उस टैक्स इनवॉइस में जो सेल प्राइस होता है सर उसकी वैल्यू पे जो जीएसटी था उतना क्रेडिट रिवर्स होता है, उस केस में लॉस ज्यादा होगा। पर हाँ ठीक है, दोनों मैकेनिज्म उधर के, एज द केस में यू कैन फॉलो द सेम। क्लियर? डन सरकार। आइए नेक्स्ट सर्कुलर देते हैं सर। जब जीएसटी सर जब लॉकडाउन लगा था फर्स्ट, सर जब कोविड के सिचुएशन आए थे फर्स्ट टाइम, तब ये सर्कुलर इशू हुआ था कि अगर कभी भी कोई गुड्स आपने बेचा है, टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया, पर सर अब लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन इज जस्ट एन एग्जांपल, ये हर केस में फिट हो सकता है। अब मान लो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, तो ऐसे केस में क्या होगा साहब? यू कैन इशू द क्रेडिट नोट। गुड्स वापस रिटर्न हो गई या गुड्स आप ट्रांसपोर्ट कर ही नहीं पाए, यू कैन इशू द क्रेडिट नोट। और ऐसे केस में आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। लायबिलिटी कम होगी तो सर जिस महीने में क्रेडिट नोट इशू करो उस महीने में उतना उस टैक्स इनवॉइस के रेस्पेक्ट में जो लायबिलिटी आई थी उस उतना अगर आपने क्रेडिट नोट के अंदर सर लायबिलिटी कम कर दी तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होगी सर। सब्सिक्वेंट पीरियड में जब आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे तो आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी सर। और अगर मान लो आपकी लायबिलिटी नहीं है तो ऐसे केस में यू कैन क्लेम द रिफंड ऑल्सो बाय सेइंग एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स इफ एनी। इस कॉलम में आप रिफंड के लिए अप्लाई करें, रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो सर। सेकंड वे, सेम वे, अगर सर्विसेज की बात करें, हम किसकी बात करें बेटा? हम सर्विसेज की। सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट आपने एंटर कर लिया सर, सर्विस का आपने इनवॉइस इशू कर दिया, सर्विस का आपने इनवॉइस इशू कर दिया और बाद में सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। आप किसी वजह से सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, उस टैक्स इनवॉइस के अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो? क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो। क्रेडिट नोट के रेस्पेक्ट में आप क्रेडिट नोट इशू करने के बाद आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी और सर उतना अगर आप टैक्स पे कर चुके हो, अगर आपकी लायबिलिटी नहीं है उस महीने में तो सर उतना आप रिफंड ले सकते हो गवर्नमेंट से एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स के नाम से। क्लियर सर? सेम वे सॉरी, अगर सर्विसेज केस में सर कभी एडवांस पेमेंट आ गया, आपने उस पर जीएसटी पे कर दिया पर बाद में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, तो जितना अमाउंट रिफंड करे हो कस्टमर को उतना अमाउंट का रिफंड वाउचर आप इशू करेंगे। रिफंड वाउचर जो इशू किया उसकी वजह से आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी और सर लायबिलिटी नहीं तो यू कैन क्लेम द रिफंड ऑल्सो बाय क्लेमिंग रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स। क्लियर? डन। भारत माता की जय। आइए सर, ई इनवॉइस। सरकार अगर गवर्नमेंट नोटिफाइड वेबसाइट्स सर ई इनवॉइस .gst.gov.in, ई इनवॉइस 1 2 3 4 9 तक सर इस तरह की वेबसाइट बनी हुई गवर्नमेंट की सर, जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग एनी ऑफ द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स अगर एक्सीड करता है 20 करोड़ रुपीज, 20 करोड़ बेटा। क्लियर? तो ऐसे केस में वो सारे सप्लायर्स पर ई इनवॉइस के प्रोविजंस अट्रैक्ट होंगे अगर वो B2B सप्लाई कर रहे हैं तो, या फिर वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो सर एक्सपोर्ट के जो ट्रांजैक्शन वो एंड B2B सप्लाई के ट्रांजैक्शंस पर क्या लगेगा सर? उनको ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ई इनवॉइस मतलब इनवॉइस तो वो अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू जो इशू करते हैं वही करेंगे, पर इनवॉइस की सारी डिटेल उनको गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहां पे पंच करनी पड़ेगी, जिसको इनवॉइस रिपोर्टिंग पोर्टल कहते हैं IRP। वहां पे एक यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर इशू होगा, उसको यूज करते हुए एक सर
IRN जिसको बोलते हैं इनवॉइस रेफरेंस नंबर, वो यूज करते हुए QR कोड जनरेट होगा, वो QR कोड लगाना पड़ेगा इनवॉइस पर। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ई इनवॉइस। वो एक तरह से इनवॉइस रिपोर्ट हो गया गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। सर वो इनवॉइस का फायदा क्या है? वो इनवॉइस कनेक्टेड GST पोर्टल से जब आप अपना GSTR 1 सबमिट करेंगे या ई-वे बिल जनरेट करेंगे तो वो डिटेल ऑटोमेटिक वहां पे फैच हो जाएगी। प्लस यहाँ कह दिया क्या, जो भी B2B सप्लाई कर रहे हो या एक्सपोर्ट का आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो वहां पर आपको ई इनवॉइस इशू करना कंपलसरी। अगर आपका एनी ऑफ द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 onwards aggregate turnover is more than rupees 20 crores clear per इन फॉलोइंग पर्संस पर ये ई इनवॉइस के प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होते। फर्स्ट है क्या, SEZ यूनिट, ध्यान ना SEZ डेवलपर नहीं लिखा है बेटा, SEZ यूनिट। सेकंड, insurance banking company financial institution including NBFC, then GTA, then passenger transport service supplier, then supplier of services by way of admission or exhibition of cinematography film in multiplex screens, and last क्या है, a government department और local authority। इन लोगों को बोल दिया क्या, आप ई इनवॉइस इशू नहीं करेंगे, चलेगा सर, आपके लिए ई इनवॉइस के प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होंगे। अच्छा, जिन इन लोगों के लिए ई इनवॉइस के प्रोविजंस अट्रैक्ट होते हैं वहां कमिश्नर को पावर दे रखा है, वो चाहे तो कुछ कैटेगरी ऑफ पर्सन को एग्जाम भी कर सकता है। सर कोई खास बात नहीं है, पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ की देखिए क्या, जिन पर ई इनवॉइस के प्रोविजन अट्रैक्ट होते हैं उनको ई इनवॉइस के फॉर्मेट में ही बिल इशू करना पड़ेगा। पर अगर उन्होंने ई इनवॉइस के प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया और एनी अदर फॉर्मेट में बिल इशू किया तो ऐसा कैसे माना जाएगा? उन्होंने इनवॉइस ही इशू नहीं किया, रेसिपिएंट को उसके बेस पे कोई आईटी से नहीं मिलेगा क्योंकि वो इनवॉइस ही नहीं माना जाएगा। एंड सर यहाँ पर जहां पे ई इनवॉइस के प्रोविजंस अट्रैक्ट होते हैं वहां पे डुप्लीकेट कॉपी के प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर सर ई इनवॉइस इशू हुआ है गवर्नमेंट नोटिफाइड वेबसाइट से। तो सर ट्रांसपोर्ट के टाइम पे भी अगर वो IRN वो QR कोड भी प्रेजेंट कर दिया ट्रांसपोर्टर ने किसको, गवर्नमेंट ऑफिसर को, तो ऐसे केस में सारी इन्फॉर्मेशन इनवॉइस की जो है वो फैच कर लेगा डिपार्टमेंट। वहां पे डुप्लीकेट कॉपी वाला इनवॉइस नहीं चाहिए, रेसिपिएंट को ट्रिप्लीकेट कॉपी की जरूरत भी, सप्लायर को ट्रिप्लीकेट कॉपी की जरूरत भी नहीं है बेटा। क्लियर, डन। सर ध्यान दीजिएगा, ये था क्या, B2B सप्लाई और एक्सपोर्ट के केस में ई इनवॉइस के प्रोविजंस। ओके सर अब आ रहा है क्या, डायनेमिक QR कोड। सर ऊपर जो पड़ा था ई इनवॉइस जिसमें QR कोड होता है, अब आ रहा है क्या, डायनेमिक QR कोड। सर डायनेमिक QR कोड अगर आप B2C सप्लाई कर रहे हो, यहां बोल दिया क्या, अगर किसी भी एसएससी का, अगर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स अगर एक्सीड करता था कितना, 500 करोड़ रुपए, तो ऐसे केस में उसने जो B2C सप्लाई किया है, B2C मतलब कस्टमर कौन है, अनरजिस्टर्ड, तो ऐसे केस में सर उस पर डायनामिक QR कोड के प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे। डायनामिक QR कोड क्या होता है बेटा, B2C सप्लाई कर रहे हो आप, तो सर जो भी इनवॉइस आपने जो इश्यू किया है वो हर कस्टमर के लिए यूनिक डायनामिक QR कोड होगा, सो दैट कस्टमर क्या करे, डायरेक्ट उस QR कोड को स्कैन करे एंड वन गो में पेमेंट कर पाए बेटा। सर नॉर्मली आप पेटीएम वगैरह से जो पेमेंट करते हो दुकान आप देखते होंगे, वो होता है स्टैटिक QR कोड, ये है डायनामिक QR कोड। इसमें इनवॉइस भी लिंक होगा बेटा इस QR कोड से। आप जैसे स्मार्ट बाजार, रिलायंस के बिग बाजार वगैरह है, यहाँ पे जब जाएंगे तो आपको डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू या किसी इनवॉइस के ऊपर ही सर डायनामिक QR कोड डिस्प्ले करेंगे, उसको आप स्कैन करेंगे, वन गो में पेमेंट कर सकते हो सर आप। पर दिस प्रोविजन ऑफ डायनामिक QR कोड इज नॉट एप्लीकेबल टू दी फॉलोइंग पर्संस। सर ऊपर जो हमने पढ़े थे ये 6 लोग, इसमें 2 को छोड़ दो बेटा, SEZ यूनिट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को छोड़ दो सर, बाकी चारों पॉइंट यहाँ पे सेम है, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा पर फिर भी पढ़ लेते हैं सर। इंश्योर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग NBFC, GTA, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस सप्लायर जैसे एयरलाइंस वगैरह हो गई सर। देन सप्लायर ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफी फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स, एंड ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, सर्विस ऑफ सप्लायर ऑफ OIDR सर्विस सप्लायर हु आर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो ऐसे केस में सर इन लोगों ने जो सर्विसेज दी है, भली B2C सप्लाई किया है, फिर भी यहाँ पे डायनामिक QR कोड के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे। क्लियर, डन। अच्छा यहाँ बोल दिया क्या, अगर डायनामिक QR कोड आपने इनवॉइस प्रिंट नहीं किया पर आपने किसी डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू आपने डायनामिक QR कोड अवेलेबल करा दिया कस्टमर को, जस्ट टू मेक हिम अवेलेबल अ सिस्टम ऑफ पेमेंट, कि वो उसको स्कैन करके पेमेंट कर पाए, तो ऐसे केस में सर पेमेंट का जस्ट क्रॉस रेफरेंस आप इनवॉइस पर डाल देना, तो मान लेंगे हम ये मान लेंगे आपने रिक्वायरमेंट ऑफ डायनामिक QR कोड पूरी कर दी बच्चों। क्लियर, डन। सर अभी सर्कुलर इशू है वो भी तो मैं समझाता हूँ फटाफट में। टू विच इनवॉइसेज दिस नोटिफिकेशन एप्लीकेबल, सर सबसे पहली बात B2C सप्लाई के केस में, पर अगर आपने B2B सप्लाई किया या आपने एक्सपोर्ट किया है तो ऐसे केस में सर डायनामिक QR कोड के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होते। सेकंड, व्हाट पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड टू बी कैप्चर्ड इन डायनामिक QR कोड, सर सप्लायर का GST नंबर, UPI ID, पेज बैंक अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड, इनवॉइस नंबर एंड इनवॉइस डेट, टोटल इनवॉइस वैल्यू एंड GST अमाउंट अलॉन्ग विद ब्रेकअप ऑफ CGST, SGST, IGST एटसेट्रा। क्लियर, डन। फर्दर डायनामिक QR कोड शुड बी सच दैट इट कैन बी स्कैन टू मेक द डिजिटल पेमेंट, वही तो पर्पस है डायनामिक QR कोड का। देन सर यहां बोला है क्या, अगर कस्टमर को डायनामिक QR कोड आपने इनवॉइस से प्रिंट नहीं किया पर किसी डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू उसको अवेलेबल करा दिया, तो क्या अलाउड है? क्या बोला, हाँ अलाउड है साहब। कस्टमर शुड बी एबल टू मेक द पेमेंट यूजिंग दैट डायनामिक QR कोड, वो अगर यूज करके उसने पे कर दिया है चलेगा सर। अच्छा कस्टमर की चॉइस है, वो उस QR कोड को यूज करके
इलेक्ट्रॉनिकली पे करे या वो कैश पे करे, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पे करे, नेट बैंकिंग से पे करे, वो उसकी चॉइस है, पर यू शुड मेक हिम अवेलेबल डायनेमिक क्यूआर कोड। और पेमेंट का जो क्रॉस रेफरेंस है वो इनवॉइस पे होना चाहिए। हम मान लेंगे आपने डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजंस को फॉलो कर लिया है। क्लियर सर? अब यहाँ पे ये दोनों पॉइंट मैंने साथ में पढ़ा दिया बेटा आपको। नेक्स्ट आता है क्या, इज जनरेशन और प्रिंटिंग ऑफ डायनेमिक क्यूआर कोड ऑन दी B2C सप्लाई मैंडेटरी फॉर प्रीपेड इनवॉइसेज, that is where payment has already been made issue to has been made before issuance of invoice। तो सर ध्यान दीजिएगा, पेमेंट का अगर आपने क्रॉस रेफरेंस उस इनवॉइस पर डाल दिया तो मतलब मान लेंगे डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजंस आपने फॉलो कर लिए हैं। क्लियर? ध्यान दीजिएगा बेटा, इट्स नॉट एसेंशियल कि सर डायनेमिक क्यूआर कोड प्रिंट ही होना चाहिए। देखिए सर ये क्या लिखा है, इफ क्रॉस रेफरेंस ऑफ पेमेंट रिसीव्ड इधर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड और थ्रू कैश और देयर कॉम्बिनेशन इटसेल्फ is made on the invoice, then it will be deemed that you have complied with the requirement of dynamic QR code. In case of prepaid supply, that is where payment is made all, in advance, तो ऐसे केस में supplier shall provide dynamic QR code on the invoice। invoice पे आप dynamic QR code print कर देना, कोई दिक्कत नहीं सर। पर सर उस prepaid जो पेमेंट का उसका क्रॉस रेफरेंस आप दे देना सर। कहाँ पर? इनवॉइस पे सर, और क्या है सर। नेक्स्ट क्या, अच्छा एक और बात सर, यहाँ लिखा है क्या, अदर देन प्रीपेड सप्लाई। अदर देन प्रीपेड सप्लाई है तो डायनेमिक क्यूआर कोड आपको इनवॉइस पे देना पड़ेगा और उसको यूज करके कस्टमर पेमेंट कर पाएगा सर। प्रीपेड है तो उसका क्रॉस रेफरेंस आप दे देना, इनवॉइस पे कोई दिक्कत नहीं सर। सर वंस the e-commerce operator or the online application has complied with the dynamic QR code requirement, will the suppliers using e-commerce portal or application for supplies still be required to comply with the dynamic QR code? आंसर है यस सर। each supplier, भले ही आपके ई-कॉमर्स ऑपरेटर ने डायनेमिक क्यूआर कोड डिस्प्ले कर दिया, फिर भी जो सप्लायर है अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 500 करोड़ है तो उसको इनवॉइस पे डायनेमिक क्यूआर कोड प्रिंट करना पड़ेगा साहब। आइए एक और सर्कुलर इशू हुआ रिगार्डिंग डायनेमिक क्यूआर कोड ओनली। फर्स्ट, whether dynamic QR code is to be provided on invoice issued to a person who has obtained a UIN। सर UIN होल्डर्स को रजिस्टर्ड पर्सन नहीं बोलते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन से यूएन पर्सन को एक्सक्लूड किया हुआ, इसलिए उनको अनरजिस्टर्ड पर्सन बोलेंगे, B2C सप्लाई बोलेंगे, और ऐसे केस में डायनेमिक क्यूआर कोड चाहिए सर। सर नेक्स्ट है क्या, यूपीआई आईडी इज लिंक टू द बैंक अकाउंट ऑफ द पे और द पर्सन कलेक्टिंग मनी। अगर मान लो सर अगर सर आपका यूपीआई आईडी जो है वो लिंक किया हुआ है आपके बैंक अकाउंट से, तो वेदर बैंक अकाउंट एंड IFSC कोड ऑल्सो नीड टू बी प्रोवाइडेड सेपरेटली इन द डायनेमिक क्यूआर कोड। आंसर इज नो। अगर एक यूपीआई आईडी जो है वो पर्टिकुलर एक बैंक से लिंक होता है बेटा, सर आपने वो यूपीआई आईडी दे दिया तो बैंक अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड अलग से देने की जरूरत नहीं है डायनेमिक क्यूआर कोड में। नेक्स्ट है क्या, इन केस वेयर द पेमेंट इज कलेक्टेड बाय समवन एल्स, मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर या किसी एजेंट ने पेमेंट कलेक्ट किया आपके बिहाफ पर, तो सर यूपीआई आईडी जो हम लिंक करेंगे डायनेमिक क्यूआर कोड में वो आपका करेंगे या उस एजेंट का करेंगे? ऑब्वियसली उस एजेंट या ईसीओ का करेंगे जिसका अकाउंट में पैसा जाना है बेटा। क्लियर? नेक्स्ट है क्या सर, अगर आपने नेक्स्ट क्या है मैं बताता हूं आपको, अगर आपने कोई सर्विसेज एक्सपोर्ट करी है या गुड्स एक्सपोर्ट करी है तो उसको B2B सप्लाई मानते हुए वहां डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होते। पर मान लो एक सर्विस के केस में सर सर्विस प्रोवाइडर इंडिया का, रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया का, पेमेंट कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में या किसी अप्रूव्ड मोड ऑफ पेमेंट थ्रू RBI आ रहा है सर, पर सर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया है। अब सिंस अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया है तो वो सर्विस एक्सपोर्ट सर्विस कैटेगरी में नहीं आई है, पर सप्लायर ऑफ सर्विस इंडिया का रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया जो फॉरेन करेंसी या एनी अदर अप्रूव्ड मीडियम ऑफ पेमेंट से पेमेंट कर रहा है, तो ऐसे केस में क्या डायनामिक क्यूआर कोड चाहिए क्या वहां पे? सर आंसर है क्या, नो, डायनामिक क्यूआर कोड इज नॉट रिक्वायर्ड इन सच केस, क्योंकि जो आउट ऑफ इंडिया लोकेटेड है पर्सन वो वैसे भी उस डायनामिक क्यूआर कोड को यूज करके पेमेंट नहीं कर पाएगा, वो अप्रूव्ड मीडियम ऑफ पेमेंट बाय RBI के थ्रू पेमेंट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें चलेगा साहब। डायनामिक क्यूआर कोड नहीं चाहिए क्योंकि वो यूजफुल नहीं है वो। देन नेक्स्ट क्या है सर, रिटेल सेल्स काउंटर जो होता है बेटा, वहां पे क्या होता है सर? अब सर मैं तुम्हें समझाता हूं। सर आप जैसे स्मार्ट बाजार जाएंगे, जो रिलायंस ने टेक ओवर कर लिया बिग बाजार को, या बिग बाजार नाम ले लो सर, वहां जब जाएंगे तो ऐसे केस में क्या होता है सर, आप पहले पेमेंट करते हो, उसके बाद वो बिल प्रिंट करता है, क्योंकि आपने बहुत सारा सामान स्कैन करके उसने बिल तो बना दिया सर, पर वो प्रिंट नहीं करता बिल को जब तक आप पेमेंट नहीं करते हो। तो ऐसे केस में जैसे हमने बोला था डायनामिक क्यूआर कोड में इनवॉइस नंबर भी होना चाहिए। अब डायनामिक क्यूआर कोड उसने डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू अवेलेबल करा दिया, जिसको स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो। पर सर आप देखना वो पोस्ट मशीन जो होती है ना, जिसके थ्रू आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड स्कैन करके पेमेंट करते हो, सर वहां पे उस पर एक डायनामिक क्यूआर कोड डिस्प्ले करते हैं। सर उस पर डिस्प्ले तो कर दिया उन्होंने किसी डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू, पर उसमें हमने ऊपर पढ़ा था कि आपके डायनामिक क्यूआर कोड में इनवॉइस नंबर भी लिंक होना चाहिए, पर इनवॉइस नंबर तो बनाए नहीं सब, क्योंकि इनवॉइस हमने बनाया नहीं, जब तक वो पेमेंट नहीं करेगा तब तक इनवॉइस नहीं बनाएंगे। तो ऐसे केस में या बोल दिया यूनिक ऑर्डर नंबर या यूनिक सेल्स रेफरेंस नंबर आप उस डायनामिक क्यूआर कोड में लिंक कर देना, इनवॉइस नंबर नहीं होगा, चल जाएगा सर। नेक्स्ट सर, अगर मान लो पार्ट पेमेंट हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड बाय द मर्चेंट और सप्लायर ईदर इन एडवांस और थ्रू सम एडजस्टमेंट लाइक वाउचर, डिस्काउंट कूपन एटसेट्रा, तो ऐसे केस में सर जो डायनामिक क्यूआर कोड है उसमें
क्या पूरा वैल्यू ऑफ सप्लाई लिखना है या जितना अमाउंट पेएबल उतना ही? भाई ऑब्वियसली हमने डायनामिक क्यूआर कोड क्यों बनाया? सो दैट कस्टमर डायरेक्टली स्कैन करे और वन गो में पेमेंट कर दे। तो जितना अमाउंट ड्यू है, जितना अमाउंट पेएबल है, उतना ही उसमें डायनामिक क्यूआर कोड में लिंक करेंगे सो दैट कस्टमर डायरेक्टली पे कर पाए। बेटा डन। सरकार आइए बच्चों, छोटा सा 2-3 पॉइंट और बचे। प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स, सेक्शन 32 बोलता है जो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है सर, वो कभी भी जीएसटी के नाम पे टैक्स कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकता। ही कांट चार्ज एनी टैक्स ऑन हिज इनवॉइसेस। सेकंड, जो पर्सन रजिस्टर्ड है, ऐसा नहीं कि मैं रजिस्टर्ड, मेरी इच्छा होगी उतना टैक्स लूंगा, आओ आई एम रजिस्टर्ड इन जीएसटी, नो 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 सर, जितना जीएसटी की रेट है उतना ही वो कलेक्ट करेगा, उससे एक्सेस कलेक्ट नहीं कर सकता। अगर एग्जेम्प्ट तो ही कांट कलेक्ट द टैक्स, और फिर भी उसने कलेक्ट किया है तो उसको गवर्नमेंट को वो टैक्स पे करना पड़ेगा एज इफ इट इज द नॉर्मल टैक्स। सरकार नेक्स्ट सेक्शन 33 बोलता है क्या? अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी इंडिकेटेड इन द टैक्स इनवॉइस और अदर डॉक्यूमेंट। अगर आप टैक्स इनवॉइस या जो भी डॉक्यूमेंट इश्यू करो उस पर आपको टैक्स का अमाउंट सर अलग से इंडिकेट करना पड़ेगा। आपको पता है सर, वैल्यू इंक्लूसिव जीएसटी कभी भी आप बिल वगैरह पे बिल वगैरह नहीं लिख सकते बेटा। देन फैसिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट टू दी रेसिपिएंट। गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को नोटिफाई कर सकती है और बोल सकती है क्या आपको कस्टमर को इन सर डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट का ऑप्शन देना ही पड़ेगा। सर गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफाई कर सकता है कस्टमर को डिजिटल पेमेंट की फैसिलिटी देने के लिए। बेटा क्लियर? डन। भारत माता की जय। इसी के साथ टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट का चैप्टर भी पूरा सर बिना सांस लिए खत्म होता है। अब देख लीजिए आपके लिए क्या लिखा है ये। सीए मीन्स कैन डू एटीट्यूड, यू कैन डू एनीथिंग। और जिस तरह से आप इन रिवीजन लेक्चर को देख रहे हो जहां पे सर इतना फास्टली हर एक चीज बोली, फिर भी आप इसको पूरा ध्यान लगा के सुन रहे हो, यही अपने आप में एक कैन डू एटीट्यूड है। सरकार आई मे फेल, देखो इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स, आई मे फेल बट आई वुड नेवर गिव अप। मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा बिकॉज आई बिलीव आई कैन एंड आई बिलीव यस यू कैन एंड यू विल डू इट। माहौल के साथ पढ़ाई करें, अपना पूरा पॉजिटिव एनर्जी लगा दे और सर खुश होकर पढ़ाई करे। और ऊपर क्या लिखा है सर देख लीजिए एक बार वापस से, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ध्यान रखना ये जिंदगी आपकी है, किस तरह से जीना है, किस तरह से जिंदगी बनाना है, ये आपके हाथों में। बस पूरी मेहनत कर दीजिए, अपने आप को पूरा झोंक दीजिए पढ़ाई के अंदर। ऑल द बेस्ट, माहौल, टेक केयर एंड लव यू अ लॉट।